मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ बताई थी कि इंडक्शन मोटर जो है उसमें 3 तरह की स्पीड्स होती हैं। एक स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब NS, सिंक्रोनस स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है 120 F/P, ठीक है, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। इसके अलावा एक चीज होती है NR। NR क्या होती है रोटर स्पीड। रोटर स्पीड की वैल्यू NS से कम होती है कि ज्यादा होती है कि बराबर होती है, कैसी होती है? रोटर स्पीड की वैल्यू सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी, ज्यादा रहेगी कि बराबर रहेगी? कम रहेगी। क्या उसके बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। जवाब यह है कि उसकी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। और स्लिप स्पीड जो है, स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस NR। S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, ये होता है। तो रोटर स्पीड की वैल्यू सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कभी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें टॉर्क जो बन रहा है, टॉर्क क्या है पहले ये वाली चीज याद करिए। टॉर्क क्या है? टॉर्क है उसके रोटर को, जो भी आप मोटर यूज कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के, रोटर को घुमाने वाला फोर्स। टॉर्क का एग्जाम्पल जो भी आपकी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या कारें हैं, तो उसमें अगर आप फर्स्ट गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या उसके कंपैरिजन में अगर फोर्थ गियर में स्टार्ट करना चाहें या सेकंड गियर या थर्ड गियर में, तो फोर्थ गियर में आपको स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। तो क्यों आएगी? क्योंकि उसके अंदर टॉर्क की वैल्यू बहुत कम है। टॉर्क जो आपको मिल रही है, टॉर्क इज वेरी लो, बहुत लो टॉर्क है। टॉर्क का मतलब उसको प्रोपेल करने की, उस मोटर को आगे बढ़ाने का पुश, जो धक्का उसमें लगता है, दैट इज बेसिकली टॉर्क। ये ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, मैं खाली आपको समझाने के लिए ये वाली चीज बता रहा हूं। जितना ज्यादा उसमें पुश मिल रहा है उतना ज्यादा उसके अंदर टॉर्क मिल रही है। टॉर्क के ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ता है? टॉर्क जितनी ज्यादा होगी उतना उससे फायदा क्या होने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा लोड पर इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो सकती है, चल सकती है, ज्यादा रन कर सकती है। तो टॉर्क बेसिकली वो है। तो टॉर्क किस पर डिपेंडेंट होता है? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितनी उसके अंदर करंट जा रही है, लेट अस जस्ट से I1 बोल देते हैं, जितनी स्टेटर के अंदर, स्टेटर जो है, स्टेटर के अंदर जितनी करंट जा रही है, ये मान लीजिए स्टेटर है और ये इसके अंदर रोटर है। इसमें डायग्राम में गलती क्या है वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें एयर गैप बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो है, इसके अंदर आपने स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई दे रखी है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट जाता है। दिस करंट इज I1, ये करंट I1 है। इसके अंदर जो टॉर्क बनने वाली है, वो टॉर्क जो इसको रोटर को घुमाने वाली है, दिस टॉर्क T इज प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है। और ये जो I1 है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो रिलेटिव स्पीड बन रही है NS माइनस NR, उस पर डिपेंडेंट है। तो पॉइंट क्या है कि I1 की वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है I2। I1 की फ्रीक्वेंसी अगर F है तो I2 की फ्रीक्वेंसी है F डैश। F डैश की वैल्यू कितनी है वो वाली चीज भी देख लेंगे। तो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या हो रहा है कि अगर आपने उसके अंदर सप्लाई दी, तो सप्लाई देने की वजह से उसके अंदर एक फील्ड है, वो फील्ड गोल गोल घूमती है। वो फील्ड जब गोल गोल घूमती है तो उसमें और इसके रोटर में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन सब लोग समझते हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन, एक तेज जा रहा है, एक धीरे जा रहा है, दोनों बराबर स्पीड में नहीं है, ना तो दोनों रुके हुए हैं, ना दोनों एक स्पीड से आगे जा रहे हैं, एक स्लो स्पीड पर है, एक ज्यादा स्पीड पर है। यह रिलेटिव मोशन होता है। तो इन दोनों में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करती है I2। दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू I2 नाउ, ये तभी मैंने I2 लिखा था पहले। तो वो I2 क्यों प्रोड्यूस होता है? I2 इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये I2 करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये है द स्टेटमेंट वाज व्हेन अ कंडक्टर इज कट, when a conductor cuts the flux, EMF is induced। अब इसके अंदर बहुत तरह तरह की परेशानी आ जाती हैं। हमें EMF समझ में नहीं आता, हमें इंड्यूस समझ में नहीं आता,
हमें फ्लक्स समझ में नहीं आता। फ्लक्स मैं समझा चुका हूं, जब पहली जो मेरी क्लास थी उसके अंदर मैंने फ्लक्स समझाया था कि फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो नापने का एक तरीका है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। अब बेसिकली क्या है, ये देखिए, कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज अ कॉपर बार, दैट्स ऑल, जस्ट वन सिंगल कॉपर बार। द थिंग इज दिस इज अ मैग्नेट, लेट अस से दिस इज अ मैग्नेट। इस मैग्नेट में से दिस साइड इज अ नॉर्थ पोल, दिस साइड इज अ साउथ पोल। तो नॉर्थ में से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ के अंदर जा रहा है, हर तरफ है। ये समझ में हम लोगों को कई बार नहीं आ पाता फ्लक्स कहां जा रहा है, इधर से इधर तक गया कि इधर से इधर गया, कि इधर से इधर गया, किधर गया, हर तरफ है। इट्स लाइक अ फाउंटेन, इसमें ऊपर की नॉर्थ की तरफ से फाउंटेन फुवारा की तरह से निकल रहा है, और ऊपर से निकल करके नीचे की तरफ वो पूरा फुवारा दोबारा अंदर रिसाइकिल हो रहा है। तो ये पूरा कांस्टेंट प्रोसेस है, हर तरफ है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, हर तरफ है। और यहां से लेकर करके पूरा इंफिनिटी तक जितनी आपको जगह दिखाई दे रही है, हर तरफ वो उसका इफेक्ट है। अब आपने अगर एक कॉपर की बार ली, ये मैग्नेट सब लोग समझ गए, मैग्नेट क्या है, फ्लक्स निकल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस फ्लक्स के पूरे एरिया में, और ये पूरा एरिया हर तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। एक कॉपर की बार लीजिए, सिंपल कॉपर की बार, सब लोग छड़, सब लोग समझ गए, वो कॉपर की बार लीजिए और उसको हिलाना शुरू कर दीजिए, खत्म, काम खत्म, बस इतनी चीज है। अगर आप उसको हिलाना शुरू कर दीजिए कैसे भी, चाहे यूं, चाहे यूं, चाहे यूं गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए, चाहे इसके चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिए, चाहे यूं ले जाइए, ऊपर ले जाइए, किधर भी ले जाइए, कहीं भी ले जाओ, यही सब प्रॉब्लम्स हमको आती है। किधर ले जाना है, एग्जैक्टली किस लाइन में घुमाना है, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है। किधर भी इसको घुमा दीजिए, कहीं भी इसको हिला दीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा, पहली चीज, ठीक। अभी ये वाली चीज हमने डिस्कस नहीं करी है कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो बात की बात है। पहली चीज तो ये समझिए कि ईएमएफ बनेगा कैसे। जस्ट होल्ड अ कॉपर बार, होल्ड अ मैग्नेट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग स्टार्ट मूविंग द कॉपर बार। बस खाली इसको हिलाना शुरू कर दीजिए तो इसके अंदर, इस कॉपर बार के अंदर दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ स्पेशली इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप एंड एवरीथिंग, इस तरह की जितनी चीजें। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स दैट कैन मूव इलेक्ट्रॉन्स, बस खाली इतनी चीज है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जरूरत ही क्या है, हमें तो ये प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली कि ठीक है ये एक फोर्स बन गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन गया विच इज केपेबल ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकता है। तो लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव क्यों कराएं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का फायदा क्या है, दैट्स करेक्ट, करंट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का मतलब करंट का फ्लो होना। अगर आपको ये पंखा चलाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा। अगर ट्यूबलाइट जलानी है, ट्रांसमिशन करना है, कंप्यूटर चालू करना है, कुछ भी करना है, बिजली से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट इधर से इधर मानी जाती है, करंट का डायरेक्शन उल्टा माना जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, करंट का फ्लो का मतलब क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बह रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इसका मतलब आपके कोई भी बिजली का इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। इसलिए आपको एक ऐसा तरीका चाहिए, देयर हैज टू बी वन सच मेथड बाय विच यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन यूज इट फॉर सम अदर पर्पस लाइक मोटर्स एंड ऑल। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए आपको खाली ये वाला काम करना है, एक मैग्नेट लीजिए और उसकी विसिनिटी में, उसके आसपास का जो भी एरिया है उसमें एक कॉपर की बार ले करके हिलाना शुरू कर दीजिए, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। लेकिन करंट फ्लो नहीं कर सकती, क्यों, उसका रीजन देखिए। करंट फ्लो क्यों नहीं कर सकती, मान लीजिए आपके पास में एक पंप है, पानी के पंप, कूलर्स, जो बिजली के जो कूलर्स घरों के अंदर लगे होते हैं ठंडा करने के लिए, उसमें सबमर्सिबल पंप लगे होते हैं, ठीक है। वो पंप आपके पास में रखा हुआ है। मान लीजिए उसके अंदर, पुराने जमाने में ऐसे पंप आते थे जिसके अंदर एक पाइप अंदर लगता था, एक पाइप बाहर के लिए लगता था, दोनों तरफ पाइप थे। अब तो सबमर्सिबल वाला नीचे से सक कर लेता है, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक पाइप है पानी को बाहर भेजने के लिए, एक पाइप है पानी को अंदर भेजने के लिए, ठीक। अब इसमें इस पाइप को ले जा करके अगर आप ऐसे जोड़ दें, इसमें पानी मान लीजिए पूरा भरा हुआ है
और उसके बाद अगर आप इस पंप को ऑन कर देते हैं तो ये पानी इधर से इसके अंदर पूरा सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पाइप इस तरह से फिट कर रखा है और आपने स्विच ऑन कर दिया, इस पंप का स्विच ऑन कर दिया, देन दिस वाटर विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग फॉर एवर एंड एवर, करता रहेगा सर्कुलेट। लेकिन अगर आपने इसमें यह काम कर दिया, अब अगर आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या पानी इसके अंदर सर्कुलेट करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर्किट ब्रेक है, सर्किट इज ओपन, सर्किट खुला हुआ है। पानी अगर यहां से यहां तक आया, यहां से आकर बह जाएगा, इधर उधर बह गया, दोबारा इसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा। सर्किट हैज टू बी कंप्लीटेड। तो ये पंप जो फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से पानी मूव कर रहा है, दैट इज जस्ट लाइक द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह से। ये वो वाला फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकता है, जो पानी को मूव करा सकता है। लेकिन पानी तभी मूव करेगा अगर आपके पास में एक क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्किट अवेलेबल है। तो अब इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आपने इस मैग्नेट के एरिया में कहीं पर भी इस कंडक्टर को मूव कराया तो इसके अंदर ईएमएफ तो बन जाएगा, प्रेशर बन गया इसके अंदर, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए आपको एक तार लेकर के इसके दोनों सिरों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना जरूरी है। जोड़ने से क्या होगा, आपको यह पूरा सर्किट कंप्लीट मिलेगा, उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट जो था, जो हम लोगों की समझ में कभी नहीं आया था और कई बार बता गए थे, वो ये था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या किसी भी तरह का जब फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स को जब भी कंडक्टर काटता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसका मतलब खाली ये था कि अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट के साइड में अगर आप कोई भी कंडक्टर हिला रहे हैं, दोनों में रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो इसके दोनों सिरों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है। ये आपने जनरेटर बना दिया, ये इसका पूरा फंडा इसका ये था। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है। यहां पर बेसिकली क्या है, जिस टाइम फ्लक्स ने घूमना शुरू किया, बाय द वे इसका मतलब ये भी है कि इस मैग्नेट के साथ में आपने ये कंडक्टर ये यहां पे हिलाया, ये इसको गोल गोल यहां पे घुमाया, ये इसके चारों तरफ घुमाया, या इसको फिक्स रखा, इसको हिलाना शुरू कर दिया, मैग्नेट को इसके चारों तरफ गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए, मैग्नेट ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी हिलाना शुरू कर दीजिए, चाहे दोनों को हिलाना शुरू कर दीजिए, यूं ऐसा नहीं एक साथ इधर एक साथ इधर नहीं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब एक अगर इधर जा रहा है तो एक दूसरा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जिससे कि दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ बनेगा। तो इसमें इसके अंदर यह मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कॉपर की बार्स लगी होती हैं या वाइंडिंग कर रखी होती है। तो जिस टाइम फ्लक्स घूम रहा है और ये अपनी जगह पर है, जिस टाइम आपने सप्लाई ऑन करी उस टाइम इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 4 पोल इसके अंदर बन गए। अब ये पोल घूम रहे हैं, इसका मतलब फ्लक्स गोल गोल घूम रहा है। जिस टाइम आपने स्विच ऑन किया था उस टाइम ये रोटर अपनी जगह पर था, लिटरली समझिए कंडक्टर अपनी जगह पर था और ये मैग्नेट बने, एक नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना, नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना, और इन सब ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि आपने पूरा सर्किट कंप्लीट कर रखा है इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट करंट इज I2। वो I2 जब इसके अंदर फ्लो करेगा तभी उसकी वजह से टॉर्क बनेगी। वो टॉर्क का फॉर्मूला है विच इज नॉट देयर इन योर कोर्स, सो यू डोंट नीड टू स्टडी इट। तो वो टॉर्क तभी बनेगी जब इन दोनों बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब क्या है, अगर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों बराबर हो गए, ये मैंने आपने पिछली बार टेबल जो बनाई थी उसमें मान लीजिए इसकी स्पीड अगर 1500 आरपीएम है, 1500 आरपीएम, तो रोटर की स्पीड कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली 1420, 1430, 1440, 1450 समथिंग लाइक दैट। रोटर की स्पीड 1450 आरपीएम होगी। तो 50 आरपीएम इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 आरपीएम, दैट इज द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव, एक के मुकाबले दूसरे की स्पीड क्या चल रही है। जैसे क्या है, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, जो ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, उसके बगल से दूसरी ट्रेन जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो आपको वो ट्रेन 110 की स्पीड पर भागती दिखाई नहीं देने वाली, आपको खाली 10 की स्पीड पर भागती दिखाई देगी, बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती दिखाई देगी। अगर आप जमीन पर खड़े हो तो आपको वो 110 वाली स्पीड बड़ी तेज दिखाई देगी, लेकिन अगर आप दूसरी ट्रेन में हैं तो वो ट्रेन की स्पीड बड़े धीरे धीरे जाती दिखाई देगी।
ये इसी को कहते हैं सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो है इन दोनों की जो है दैट इज 50 आरपीएम ओनली, 50 आरपीएम। ये हमेशा रहेगी क्योंकि तभी करंट इंड्यूस हो रहा है और तभी उसकी वजह से टॉर्क बन रही है। अगर इसकी स्पीड के बराबर हो गई, रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, रिलेटिव मोशन जीरो अगर हो गया तो बेसिकली वो वाली कंडीशन हो गई कि मैग्नेट और कंडक्टर दोनों एक साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। रिलेटिव मोशन हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो इसके अंदर ईएमएफ नहीं बन रहा। अगर ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो टॉर्क नहीं बनेगी। ये इसलिए द रोटर कैन नेवर रन एट द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पर कभी रन नहीं कर सकता। प्लस और रीजन क्या है कि रोटर मैकेनिकल मोशन है, मैकेनिकल मोशन। रिलेटिव स्पीड का एग्जांपल जो बड़ा आसानी से सब लोगों को समझ में आ जाता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन में सब लोग चढ़े हुए हैं, चलती हुई ट्रेन से उतरे भी हुए हैं। अगर ट्रेन चलती हुई जा रही है और आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं और आपको चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो आप क्या करते हैं, उसके साथ साथ डंडा पकड़ लेते हैं, उसका जो हैंडल बार जो है, और उसके साथ साथ में थोड़ी देर तक दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद में उसके साथ में अंदर पैर रखते हैं, चढ़ जाते हैं अंदर। ठीक। अगर मान लीजिए ट्रेन चलती हुई जा रही है, आपने सीधे अंदर पैर रख के खड़े हो गए उसमें, तो क्या होगा? तो पहले सिर इधर लगेगा, इधर दरवाजे में, फिर उधर लगेगा, फिर इधर लगेगा, फिर उधर लगेगा, लगता रहेगा थोड़ी देर तक। वो क्यों है? क्योंकि आपकी और ट्रेन की रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर उसके साथ साथ आप थोड़ी देर तक दौड़ते हैं तो उसकी और आपकी बीच में रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है, डिफरेंस कम हो गया, तो आपको झटका ज्यादा जोर का नहीं लगता। यही अगर चलती हुई ट्रेन से उतरना है तो आप उतरने के बाद भी थोड़ी देर तक दौड़ते हैं, ये नहीं काम नहीं करते कि उतरे और उतर के खड़े हो गए, ये वाला काम नहीं करते। ठीक। इसीलिए दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ये वाली चीज। तो रिलेटिव स्पीड प्लस एक और चीज क्या है कि इसका जो रोटर है दैट इज मैकेनिकल रोटर है, मैकेनिकल भारी है, उसमें बॉल बेरिंग्स पर उसने लगा रखा है, तो उसके अंदर मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से इसके अंदर लॉसेस भी होते हैं। इसीलिए इसकी स्पीड, दो रीजंस की वजह से इसकी स्पीड कभी भी सिंक्रोनस रोटर स्पीड के नेवर मैच द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, दो रीजंस हो गए। पहला क्या हो गया? पहला रीजन, कैन समबडी सम अप कि रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बराबर क्यों नहीं हो सकती? कैसा भी गलत सलत कैसा भी दिमाग में आ रहा हो, हाँ करेक्ट, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होने की वजह से क्या इंड्यूस नहीं होगा? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तब क्या नहीं बनेगा? करंट नहीं बनेगा। करंट अगर नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा? टॉर्क नहीं बनेगा। ये चीज आप लोग अगर आपकी समझ में नहीं भी आता तो इस चीज को याद कर लीजिए, तो एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बेसिकली। अब एक चीज बात क्या है कि इसके अंदर जो करंट जा रही है, स्टेटर के अंदर करंट, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी इज एफ, ये वाली एफ। इससे आप देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? NS अपॉन, एक मिनट में दोबारा दिखाता हूं, इससे अगर आप देखते हैं तो F इज इक्वल टू NS अपॉन 120 अपॉन P, ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है F डैश, वो इस करंट की है I2 की वजह से। ठीक, उल्टे चलते हैं। टॉर्क किसकी वजह से आया? I2 की वजह से। I2 किसकी वजह से आया? EMF की वजह से। EMF, E2 लिख देते हैं यहां पे, E2। टॉर्क किसकी वजह से आया? I2 की वजह से। I2 किसकी वजह से आया? E2 की वजह से। E2 किसकी वजह से आया? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया? NS माइनस NR, NS माइनस NR। इस NS माइनस NR की वजह से E2 आता है, E2 की वजह से I2 आता है, I2 की वजह से T आता है। तो ये F डैश विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स, ये किसकी वजह से बेसिकली आई है? अगर ये इसके पिताजी हैं, ये पिताजी हो गए, तो ये बाबा जी हो गए, ये उनके पिताजी हो गए और ये उनके पिताजी हो गए। तो फैमिली ट्री अगर आप पीछे चले तो ये बेसिकली ये है पड़ बाबा जी, जिनकी वजह से ये F डैश यहां पर बन के आ रहा है। इसीलिए आप ये आराम से कह सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन 120 अपॉन P। ये रीजन है, समझे?
यही वजह है जिसकी वजह से एफ डैश को ऐसा कहते हैं कि एफ डैश इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन 120 अपॉन पी, ये चीज होगी। ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, इससे एन एस माइनस एन आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इससे, इस फॉर्मूले से एन एस माइनस एन आर बराबर एस इंटू एन एस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू एस इंटू एन एस अपॉन 120 अपॉन पी। ये क्या है? एफ। सो दिस एफ डैश इज इक्वल टू एस इंटू एफ, एफ डैश इक्वल टू एस इंटू एफ। दिस इज द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट्स। रोटर के अंदर जो करंट्स जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है एफ डैश विच इज इक्वल टू एस इंटू एफ, ये इसके बराबर हो जाती है। ठीक, चाहे तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो फॉर्मूले सारे लिख देते हैं। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, एन आर इक्वल टू रोटर स्पीड, स्लिप इज इक्वल टू ये है इतना। और एक और फॉर्मूला हमें क्या मिला है? एफ डैश इक्वल टू एस एफ, इतना मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वाले जो हैं वो आपने पिछली बार वो बनाया था ना टेबल के अंदर इस तरह की सब चीजें आपने करी रखी थी पूरी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इट रन्स एट ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम एट नो लोड। अगर नो लोड पर करीब करीब स्पीड 1000 आरपीएम के बराबर है तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? बताओ, कौन बताएगा मेरे को? नो लोड, लोड उस पर नहीं लगा रखा है, लोड लगाने पर उसकी स्पीड और कम हो जाती है, तो लोड उस पर लगाया ही नहीं है, तो फुल स्पीड पर रन कर रहा है रोटर और वो उसकी स्पीड करीब करीब 1000 आरपीएम के बराबर है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? 6। क्या बात है। कैसे? वो टेबल में आप लोगों को याद होगा 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड की जो वैल्यू थी वो किस किस के लिए थी? 2 पोल पर कितनी थी? 3000, 4 पोल पे 1500, 6 पे 1000, 8 पे 750। ये चीजें निकाली थी पिछली बार, याद है? बस उसी तरह से तो करीब करीब अगर स्पीड की वैल्यू 1000 आरपीएम चल रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ पोल 6 है, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू ये है। तो जब भी ये भाषा दे रखी है कि रन एट ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम, तो वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू 1000 आरपीएम है, ये ठीक है। और फुल लोड पर इसकी स्पीड 950 आरपीएम है, तो एनएस की वैल्यू 1000 आरपीएम है, एनआर की वैल्यू 950 आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है हमेशा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स। एन की वैल्यू कितनी हो गई? पी की वैल्यू, पी की वैल्यू 6। क्या सब लोगों को 6 निकालना समझ में आ गया कि 6 कैसे हमने निकाला है? ठीक। परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड। स्लिप की वैल्यू क्या? स्लिप का फॉर्मूला ये लिखा। और परसेंटेज स्लिप की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज स्लिप दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। निकाल सकते हैं सब लोग? एनएस की वैल्यू दे रखी है, एनआर की वैल्यू दे रखी है, अपॉन एनएस कर देंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेजेस एफ डैश की वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं, एस इंटू एफ निकाल सकते हैं सब लोग। एफ डैश की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू आप इससे निकाल लेंगे। ये ध्यान देना एस कुछ और है और परसेंट एस कुछ और है, ठीक है? ये इन दोनों में कंफ्यूज मत कर देना। तो एस की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमेशा 50 हर्ट्ज होती है, मल्टीप्लाई कर दिए मिल जाएगा। अब स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, सापेक्ष जो चीज है। रोटर फील्ड की स्पीड रोटर के मुकाबले कितनी है? ये ध्यान सुनिए। ये रहा स्टेटर, ये रहा रोटर। स्टेटर कितनी स्पीड पे घूम रहा है? स्टेटर ध्यान से बताइए,
स्टेटर कितनी स्पीड पर घूम रहा है? स्टेटर नहीं घूम रहा है, दैट्स करेक्ट। स्टेटर की स्पीड कितनी है? 0 आरपीएम। स्टेटर में फील्ड घूम रही है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, उसकी स्पीड कितनी है? सिंबल, उसका सिंबल ns, ठीक है, इसके घूमने की स्पीड है ns। यही फील्ड रोटर के साथ भी काट रही है, रोटर को काट रही है। तो रोटर में जो फील्ड कट रही है उसकी स्पीड कितनी हो गई? रोटर की फील्ड, रोटर में जो फील्ड काट रही है, रोटर की फील्ड, रोटर की स्पीड नहीं, रोटर की फील्ड की स्पीड ns, सिंपल ns, दैट्स ऑल। वही फील्ड इसके अंदर भी जा रही है, रोटर को भी काट रही है, इसलिए रोटर की फील्ड की स्पीड की वैल्यू भी ns हो गई। और रोटर जो घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है? nr। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए ns की वैल्यू यहां पर है 1000, इसकी वैल्यू है 1000, इसकी वैल्यू है 950। अब ये बताइए कि अगर आप देखो इसमें जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप रोटर पर बैठे हैं तो आपको रोटर फील्ड कितनी स्पीड पर घूमती हुई नजर आएगी। अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी ट्रेन जो आगे निकल के जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, आपको उस ट्रेन में से उसकी स्पीड कितनी दिखाई देने वाली है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो उसी तरह से बताओ रोटर पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको रोटर फील्ड की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 50। क्लियर है सब लोगों को? अगर रोटर पर बैठे हुए हैं तो आपको रोटर फील्ड की जो स्पीड है वो इन दोनों का डिफरेंस है, विच इज 50 आरपीएम, इतना दिखाई देने वाला है। अगर आप रोटर पर बैठे हुए हैं, रोटर के ऊपर किसी तरह बैठ गए और रोटर की स्पीड 950 आरपीएम थी, तो आपकी स्पीड भी 950 आरपीएम हो गई है। आप अगर रोटर पर बैठे हुए हैं तो आप में और रोटर के अंदर स्पीड डिफरेंस कितना हुआ? 0, ठीक। अगर आप रोटर के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप में और उसमें स्पीड डिफरेंस 0 हो गया। अब आपको 1000 की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 50 आरपीएम ज्यादा, थोड़ा सा उससे जो थोड़ा सा और ज्यादा तेज चल रहा है बस खाली उतना दिखाई देगा जो दोनों में डिफरेंस है, नहीं तो और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, अगर स्टेटर पर बैठे हुए हैं तो रोटर कितनी स्पीड पर दिखाई देगा? 950, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड पर बैठे हुए हैं, अब रोटर फील्ड कितनी स्पीड पर भागती हुई दिखाई देगी? एक दो जनों ने 0 बोल दिया, क्या 0 सब लोगों को समझ में आ रहा है ये वाले जवाब? अगर आप स्टेटर फील्ड पर बैठे हुए हैं तो आपको रोटर फील्ड कितनी स्पीड पर भागती हुई दिखाई देने वाली है? 0। दोनों सेम स्पीड पर जा रहे हैं तो उसमें कोई स्पीड नहीं दिखाई देगी। रोटर फ्रीक्वेंसी एट अ स्लिप ऑफ 10%, अगर स्लिप की वैल्यू 10% है, 10% का मतलब पर यूनिट कितनी हो गई? 0.01, 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.01, नहीं 0.1, 0.1। अगर स्लिप की वैल्यू ये है तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज क्लियर है सब लोगों को? 5 हर्ट्ज समझ में आ गया? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय जो एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू हमेशा 50 हर्ट्ज होती है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो एफ की वैल्यू हो गई 55। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक। बाकी उम्मीद है कि आपने बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपने कर ही लिए होंगे, और देख के देखो न्यूमेरिकल्स हैं और मेथड ऑफ स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल, ये वाली चीज हम नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट कर लेंगे।